इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम एक औरत और एक आदमी को देखते हैं जो कि रात के वक्त पर अपने कमरे के अंदर सो रहे थे कि तभी अचानक से दोस्तों वो जो आदमी होता है उसकी अचानक से आंख खुल जाती है और वो जैसे ही उठता है तो उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी। दोस्तों वो जैसे ही उठकर देखता है सामने की ओर को खिड़की पर तो उसे दोस्तों बाहर की ओर को कोई दिखाई देता है। अब दोस्तों वो जो आदमी होता है वो देखना चाहता है कि आखिर यहाँ पर कौन है और वो अपने घर के अंदर आवाज़ लगाते हुए आगे की ओर को बढ़ने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि कौन है वहाँ पर, लेकिन दोस्तों उस आदमी को कोई भी दिखाई नहीं देता। अब दोस्तों वो ये देखता देखता अपने घर के बाहर चला जाता है, लेकिन उसे बाहर भी कोई दिखाई नहीं देता और वो जैसे दरवाज़ा लगाकर दोबारा अंदर की ओर को आने की कोशिश करता है तो दोस्तों अचानक से उस आदमी को अपनी खुद की बहू नंदिनी दिखाई देती है जो कि ज़मीन पर लेटी हुई थी। वो ये देखकर बहुत शौक हो जाता है और फौरन अपनी बहू के करीब बढ़ता है और बोलता है कि बहू तुम्हें क्या हो गया है। दोस्तों वो जैसे उसके पास जाता है तो उसकी जो बहू होती है वो अचानक से अजीबोगरीब तरीके से एकदम से उठ जाती है, जिसे देखकर वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन दोस्तों अचानक से वो जो उसकी बहू होती है उसका चेहरा एक बहुत भयानक चुड़ैल के रूप में तब्दील हो जाता है, जिसे देखकर उस आदमी के पैरों तलों ज़मीन खिसक जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों वो जो चुड़ैल होती है वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है। अब दोस्तों वहां पर बहुत ज़्यादा पर्दे वगैरह लगे हुए थे, इसीलिए वो चुड़ैल थी वो बहुत ज़्यादा क्रोधित थी और वो उन पर्दों के ज़रिए उस आदमी के गले को घोंटने की कोशिश करती है। वो उसे बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। और अब तक दोस्तों यहाँ पर उस आदमी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर माँ जी भी यहाँ पर आ जाती हैं, यानी कि इस आदमी की पत्नी यहाँ पर आ जाती है। और अब दोस्तों जो उनकी बहू नंदिनी थी वो यहाँ पर अपने असली रूप में आकर फौरन यहाँ पर अपने पापा की फिक्र करने की कोशिश करती है और बोलती है कि आपको क्या हो गया। अब नंदिनी कुछ ऐसा दर्शा रही थी जैसे कि शायद उसे कुछ भी पता नहीं हो माँ जी के सामने। लेकिन दोस्तों जब माँ जी यहाँ पर आती हैं तो वो अपनी बहू को देखकर समझ जाती हैं कि नंदिनी नाटक करने की कोशिश कर रही है। शायद वो नंदिनी इस सब के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानती है। अब इस घटना के बाद से दोस्तों जो बाबूजी होते हैं वो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाते हैं, जो कि चल फिर नहीं सकते, बेड पर ही पड़े रहते हैं। अब दोस्तों अभी इसी के बाद हमको 2 दिन के बाद की कहानी दिखाई जाती है। 2 दिन के बाद हमको पता चलता है जो माँ जी होती हैं वो नंदिनी को बहुत ज़्यादा बक रही होती हैं और वो बोलती है कि जब से शादी करके इस घर के अंदर आई है तब से देखो क्या क्या अशुभ हो रहा है। जो आदमी कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं पड़ा आज वो बेड पर पड़ा हुआ है। नंदिनी माँ जी से बोलती है कि आप मेरे बारे में ये सब मत कहिए, मैंने बाबूजी को कुछ भी नहीं किया और ना ही मैंने बाबूजी के साथ ये सब होते हुए देखा है। दोस्तों माँ जी तो अपने बेटे अनिकेत से बार बार बोल रही थी कि उन्हें ये सब कुछ काले जादू का काम लगता है। अब दोस्तों तभी हमको पता चलता है ये दोनों के दोनों अनिकेत और नंदिनी जब यहाँ से चले जाते हैं तो दोस्तों हमको पता चलता है यहाँ पर नंदिनी का एक भाई भी था जिसका नाम निखिल है। निखिल दरअसल दोस्तों यहाँ पर आया हुआ था अपनी बहन के ससुराल, क्योंकि उसे माँ जी ने ही बुलाया था। माँ जी निखिल से बात करती हैं और उससे बोलती हैं कि बेटा तुझे एक बात नहीं पता है, मेरे बेटे अनिकेत की जो पहली पत्नी थी जिसका नाम रेवती था वो डिवोर्स लेकर मेरे बेटे को छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब वो काले जादू के जरिए हम लोगों को परेशान कर रही है। माँ जी निखिल से बोलती हैं कि रेवती ने अपने जैसे ही एक परछाई, एक चुड़ैल बना दी है जिससे कि वो उसके ज़रिए हम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और साथ ही साथ तुम्हारी बहन नंदिनी को भी वो आत्मा दिखाई देती है। ये बात सुनकर निखिल बहुत शौक हो जाता है। उसको ध्यान आता है कि उसकी बहन ने ऐसी ही एक आत्मा, एक चुड़ैल के दिखने का उससे जिक्र किया था। निखिल बोलता है कि माँ जी मुझे लगता है कि शायद इस घर के अंदर मेरी बहन सेफ नहीं है, लेकिन माँ जी उससे बोलती हैं कि तुम्हारी बहन ही नहीं बल्कि इस घर के हर सदस्य पर काला जादू मंडरा रहा है। रेवती आज भी काला जादू करती है। अब दोस्तों निखिल इन सारी बातों को सच मान लेता है और ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग किसी तरह इस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है निखिल और माँ जी एक तांत्रिक के पास पहुँच जाते हैं और वो तांत्रिक को बीती सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं। ये जो तांत्रिक होता है वो उन्हें एक अंडा देता है और वो बोलता है कि रेवती ने जिस आत्मा को बनाया है उस आत्मा ने तुम्हारे घर के अंदर किसी न किसी व्यक्ति को पॉसेस कर लिया है। इस अंडे को ले जाओ और इसको अपने पास रख देना। जो कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा तो उसको देखकर ये अंडा घूमेगा और जिसको देखकर ये अंडा घूमने लगे तो बस समझ जाना कि उसी व्यक्ति को उस आत्मा ने पॉसेस करके रखा हुआ है। अब तभी दोस्तों हमको अगले ही सीन में दिखाया जाता है ये लोग उस अंडे को लेकर अपने घर पर आ जाते हैं और ये लोग एक जगह पर यानी कि टेबल पर उस अंडे को रख देते हैं। अब दोस्तों कुछ देर के बाद इनके घर के अंदर एक लड़की आती है जो कि लड़की इन्हीं के घर के अंदर काम करती थी।
उस लड़की का नाम अंजलि होता है। जब वो यहाँ पर आती है तो दोस्तों वो अंडा नहीं घूम रहा होता, लेकिन दोस्तों उसके कुछ ही देर के बाद यहाँ पर नंदिनी आ जाती है। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पर नंदिनी आती है ना, तो लिटरली वो अंडा घूमने लग जाता है, जिसे देखकर उसका भाई निखिल और दोस्तों माँ जी ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं। घूमते घूमते दोस्तों वो अंडा ज़मीन पर गिर जाता है और उस अंडे के अंदर से खून भी निकलता है। बस दोस्तों अब निखिल को और माँ जी को यकीन हो चुका था कि वो बुरी शक्ति, वो बुरी आत्मा जो कि रेवती ने बनाई है, वो बुरी आत्मा दरअसल किसी और की नहीं बल्कि नंदिनी के शरीर के अंदर से वो पॉजेस करी हुई है। वेल गाइस, अब तभी हमको दिखाया जाता है अगले ही सीन में रात के वक्त का सीन। रात के वक्त पर दोस्तों हमको दिखाया जाता है नंदिनी अपने कमरे के अंदर होती है। निखिल उसका भाई उसके अपने कमरे के अंदर जाता है और दोस्तों वो जैसे उसके कमरे के अंदर जाता है तो वो नंदिनी से बातें करने की कोशिश करता है। बातों बातों में वो अपनी बहन से बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कमरे के अंदर जाना होगा। अब दोस्तों नंदिनी उससे बोलती है कि मुझे कौन से कमरे में जाना है, तो वो उसे स्टोर रूम में जाने के लिए बोलता है जहां उसने सरप्राइज प्लान करके रखा था। और दोस्तों नंदिनी जैसे स्टोर रूम के अंदर जाती है तो वहां पर निखिल पूरे प्लान के साथ में मौजूद था, एक तांत्रिक और माजी वहां पर मौजूद थी। अब दोस्तों वो जो तांत्रिक होता है वो नंदिनी को बुरी तरह से पकड़ लेता है, ये वही तांत्रिक था। अब वो तांत्रिक दोस्तों नंदिनी के अंदर की आत्मा से बोलता है कि जल्दी से इसके शरीर को छोड़कर बाहर निकल कर आ जा। लेकिन दोस्तों नंदिनी के शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वो बाहर आने को मना कर देती है। अब दोस्तों कुछ देर के बाद वो तांत्रिक उसके ऊपर प्रेशर जमाता है क्योंकि उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। अब दोस्तों वो जो आत्मा होती है वो बोलती है कि मैं इसके शरीर को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद हमको पता चलता है कि वो जो तांत्रिक है वो अपने साथ एक बोतल लेकर आया हुआ था और वो इस आत्मा को इसी के अंदर कैद करना चाहता था। अब इससे पहले कि दोस्तों वो तांत्रिक उस आत्मा को बोतल के अंदर कैद कर पाता, तभी दोस्तों यहाँ पर अनिकेत आ जाता है और यहाँ पर आकर बोलता है कि इस तमाशे को बंद करो। और तभी दोस्तों यहाँ पर जो अनिकेत होता है वो ये सब कुछ बंद करने की बोल रहा था, लेकिन दोस्तों माँ जी उसे अपने साथ साइड में लेकर जाती हैं और उससे अब दोस्तों बात करने की कोशिश करती हैं। उसके गाल पर एक जोर का तमाचा लगाती हैं और बोलती हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमको कर लेने दे, क्योंकि तू इस बात से अनजान है तेरी मरी हुई बीवी रेवती वापस आ चुकी है, जिसे कि हम लोगों ने मार दिया था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो निखिल की पहली पत्नी थी, जिसे कि माँ जी ये कहती थी कि वो डिवोर्स देकर चली गई है, वो एक्चुअल में इन्हें छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि इन लोगों ने उस रेवती नाम की औरत को मार डाला था। और वो भी इसीलिए क्योंकि उसके पिता के पास देने के लिए ज़्यादा प्रॉपर्टी और जायदाद नहीं थी और ना ही ज़्यादा पैसा था। इसीलिए दोस्तों जो नंदिनी के शरीर के अंदर जो आत्मा भटक रही है वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि रेवती की आत्मा है। माँ जी ने वो झूठी कहानी निखिल को बताई थी कि रेवती ने एक आत्मा को प्रकट करवा दिया है, वो काला जादू करती है। एक्चुअल में रेवती तो इस दुनिया के अंदर मौजूद ही नहीं है। माँ जी अपने बेटे अनिकेत को समझाती हैं और बोलती हैं कि तुझे अगर अपनी दूसरी पत्नी नंदिनी की प्रॉपर्टी को अपने नाम करना है तो जैसा मैं कहती हूँ तुझे वैसा ही करना होगा। अब दोस्तों अनिकेत उनकी बात को मान जाता है क्योंकि अब ये नंदिनी की भी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते थे, तो साइन करवाना चाहते थे। अब दोस्तों तभी हमको दिखाया जाता है वो जो तांत्रिक है वो अपना काम जारी रखता है और वो रेवती की आत्मा को एक बोतल के अंदर कैद कर लेता है, जिससे कि कैद करने के बाद वो तांत्रिक बोलता है कि मैं इसे जंगल में छोड़ दूंगा। अब माँ जी ने रेवती की आत्मा को उस बोतल के अंदर निखिल के जरिए इसीलिए कैद करवाया था जिससे कि उस आत्मा से इन लोगों को कोई भी खतरा ना हो और ये अपना काम अच्छे तरीके से करते रहें। और अभी तक ये माँ जी अपने प्लान के अंदर पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो रही थी। बट आगे देखते चलिए। आगे कहानी में हमको दिखाया जाता है दोस्तों निखिल नाम के उसी व्यक्ति को जो कि नंदिनी का भाई होता है। वो दोस्तों घर के अंदर खड़ा ही हुआ था कि तभी अचानक से उसके पास में वही अंजलि नाम की लड़की आती है जो कि इस घर के अंदर काम करती थी और वो आकर उस निखिल नाम की लड़की से बात करने की कोशिश करती है। अंजलि की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम चुटकी था, वो अब इन्हें पूरी कहानी के बारे में बताती है। वो बोलती है कि जब रेवती दीदी यहाँ पर रहा करती थी तो वो चुटकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो चुटकी को अपना समझती थी, लेकिन उनके जाने के बाद मैं और मेरी बहन हमेशा अकेले रह चुके हैं। लेकिन निखिल उनसे बोलता है कि वो तो घर छोड़कर चली गई थी। तो दोस्तों वो जो अंजलि नाम की लड़की होती है वो बताती है कि वो घर छोड़कर नहीं गई थी। अंजलि नाम की लड़की बोलती है कि हमारी दीदी कोई काला जादू नहीं करती थी, बल्कि वो काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान थी। एकदम अचानक उनकी मौत का सदमा हम सब लोगों को है। उनकी मौत कैसे हुई ये हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हाँ हम लोगों को आज भी अपने ही घर की मालिकिन और मालिक पर शक होता है।
अब तभी दोस्तों वो जो अंजलि नाम की लड़की होती है उसे पता था कि रेवती को मारने के बाद उसे कहाँ दफनाया गया था, इसीलिए वो निखिल को अपने साथ बाहर लेकर जाती है। दरअसल दोस्तों घर के ठीक बाहर एक जगह पर जो मैदान बना हुआ था वहां पर रेवती को दफन किया गया था और वो निखिल से बोलती है कि इस जगह को खोद कर देखो। और निखिल जैसे उस जगह को खोदता है तो दोस्तों हुबहू उस जगह के अंदर एक कंकाल गड़ा हुआ था, जिसे कि देखकर निखिल समझ जाता है कि रेवती के साथ में कुछ ना कुछ गलत तो जरूर हुआ है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों हमको माजी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटे अनिकेत से बात करती है और बोलती है कि मैंने निखिल से बड़ा बेवकूफ आज तक नहीं देखा। मैंने निखिल को इसीलिए यहाँ बुलाया था जिससे कि मैं उस आत्मा को कैद करवा के यहाँ से भगवा सकूं, क्योंकि मुझे इसके लिए एक साथी चाहिए था। और दोस्तों माजी ने ऐसा कर भी दिया है, उस बाबा के जरिए, उस तांत्रिक के जरिए उस आत्मा को यहाँ से भगवा दिया है और अब ये लोग अपने प्लान के अंदर अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। माजी बोलती है कि तू नंदिनी को जाकर पटा और उससे साइन करवा ले जिससे कि उसकी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम हो जाए। अब दोस्तों ये सब बातें करने के बाद इन्हें घर के अंदर निखिल दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसको ढूंढते ढूंढते बाहर की ओर को पहुंच जाते हैं। लेकिन ये लोग जैसे ही बाहर जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि निखिल रेवती की कब्र के पास में खड़ा हुआ था और उस कंकाल को देख रहा था। अब दोस्तों अनिकेत और माजी समझ चुके थे कि निखिल को इस सारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए यहाँ पर अनिकेत आकर निखिल से बोलता है कि मुझे पता था कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा साले साहब, बट क्या करें, आप ये सब जानने में बहुत लेट हो चुकी हो। अब दोस्तों इससे पहले कि निखिल यहाँ पर कुछ और समझ पाता बेचारा, तभी दोस्तों वो जो अनिकेत नाम का व्यक्ति होता है वो उसे धक्का देता है, उसे मार कर पीट कर उसी गड्ढे के अंदर गिरा देता है जिस गड्ढे के अंदर रेवती का कंकाल पड़ा हुआ था। और दोस्तों वो उसके ऊपर से मिट्टी डालने की कोशिश करता है, वो उसे जिंदा दफन करना चाहता था। और इतने में दोस्तों जो माजी होती है वो यहाँ पर अंजलि को एक चाकू के दम पर पकड़ लेती है। दोस्तों जो चुटकी नाम की छोटी सी लड़की होती है वो ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो फौरन ही यहाँ से भाग जाती है जंगल की ओर को। चुटकी जैसी जंगल की ओर को भागती है तो वो देखती है कि वो जो तांत्रिक था वो उस बोतल के जरिए इस आत्मा को यहाँ पर हमेशा के लिए नष्ट करने आया था, लेकिन चुटकी उस बोतल को उस तांत्रिक से छुड़ा लेती है और उस बोतल को वहीं पर ही फोड़ देती है, जिसके बाद में दोस्तों जो रेवती की भयानक आत्मा होती है वो अब यहाँ पर इस कैद से आज़ाद हो चुकी थी। अब तभी दोस्तों कहानी के दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है अनिकेत को, जो कि अपनी पत्नी नंदिनी के पास जाता है और उसके पास जाकर एक कुछ डॉक्यूमेंट्स पेपर्स लेकर आया हुआ था। वो उससे बोलता है कि बेबी इस पर साइन कर दो ना, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। और वो जैसे उसे साइन करवाने के लिए आगे आता है तो दोस्तों पहले तो वो साइन नहीं करती, लेकिन एकदम उसका बर्ताव बदल जाता है और वो साइन करने के लिए आ जाती है। अब अनिकेत उससे पूछता है कि तुम खुश तो हो, लेकिन नंदिनी उससे बोलती है मैं खुश क्यों नहीं होंगी कि मेरा पति भी मेरे साथ अब कब्र में जाकर लेटेगा। दोस्तों उसने जैसे ही ये बोला तो दोस्तों इनकी यहाँ पर रूह कांप जाती है। अनिकेत को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या है, और तभी अचानक से हमको पता चलता है कि वो नंदिनी नहीं बल्कि वही चुड़ैल होती है जो कि रेवती के रूप में आती है। और रेवती की आत्मा जैसी वहां पर आती है तो वो अनिकेत का गला दबाकर उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है दोस्तों फौरन ही उसे बाहर की ओर को लेकर जाती है और दोस्तों बाहर ले जाने के बाद वो जो गड्ढा था वो गड्ढे के अंदर अनिकेत को गिरा देती है। उस गड्ढे के अंदर एक हथियार पड़ा हुआ था जिससे अनिकेत की मौत हो जाती है। अब दोस्तों रेवती ने अपनी जैसी दर्दनाक मौत अपने पति को दी थी। वो माजी को नहीं मारती, लेकिन दोस्तों वो माजी को पूरी तरह से पागल कर देती है, जिसके बाद माजी अपना संतुलन पूरी तरह से खो चुकी थी और इस तरह वो रेवती नाम की चुड़ैल अपना बदला पूरा करती है। इस सब के बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो एक हवेली थी जिसके अंदर माजी और ये सब के सब रहा करते थे, इस हवेली को एक हेरिटेज ग्रैंड होटल बनवाया गया जिसका नाम रखा गया रेवती भवन। और ये सब उन्होंने रेवती की आत्मा को शांति पाने के लिए किया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।